गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अपने 8.8 प्रश्नावली चल रही थी, उसमें 3 क्वेश्चन हो चुके थे। आज अपन बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, एक फुटबॉल की टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से उसने 10 जीते। कितना जीते? 10 मैच उसने जीते। तो अपने पास पहले क्वेश्चन लिख लो कि एक फुटबॉल की टीम ने कुल जितने मैच खेले उसमें से 10 मैच जीते। ठीक है, जितने मैच उसने खेले उसमें से उसने कितने मैच जीते? 10 मैच जीते। यदि उनकी जीत का प्रतिशत जीत का जो प्रतिशत है, यदि उनकी जीत का जो प्रतिशत है अपने पास, ठीक है, जो उसने मैच जीते थे उसका जो जितना प्रतिशत है अपने पास, तो जीत का जो प्रतिशत है वो 40% है। कितना प्रतिशत अपने पास है? 40%। जीत का प्रतिशत 40% है, ऐसे लिखो, जीत का 40% है। तो कुल मैचों की संख्या बताइए। कुल मैचों की संख्या बताइए। कुल मैचों की संख्या बताइए। हमें मैचों की संख्या बतानी है कि कुल उसने कितने मैच जीते, मतलब कितने मैच खेले हैं। ठीक, तो वो कह रहा है कि फुटबॉल की टीम ने कुल जितने भी मैच खेले उसमें से उसने 10 मैच जीते। 10 मैच क्या उसने जीते। यदि उनकी जो जीत का प्रतिशत है वो कितना है? 40% है। ठीक है, तो उन्हें कुल मैचों की संख्या बताइए कि उसने कुल कितने मैच खेले थे उसे टीम ने। ठीक है, तो यहाँ पे हल करते हैं इसका। कितना सही है सॉल्यूशन इसका? बहुत इजी है। देखिए कैसे, माना कि उसने कुल कितने मैच खेले? 8। कितना खेले? 8। और 8 का जो 40% है, 8 का जो कुल अपने पास मैच उसने खेले हैं उसका 40% क्या है? उसने जीते हैं। 40% जीते हैं ना, क्योंकि वो नहीं, यदि उनकी जीत का प्रतिशत जो उसने जीते हैं उसका मान कितना है? 40%। और वो कितना दिया अपने पास? 10 मैच। कितने मैच दिए हैं? 10। तो अपन सर्वप्रथम क्या करते हैं, माना कि फुटबॉल टीम द्वारा खेले गए कुल मैच बराबर 8। कितने मैच? 8 मैच खेलेंगे। ठीक है, इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इसलिए कि उसने कहा कि कुल मैचों का मतलब 8 का 40% वो क्या होता है? जीतता है। मतलब वो जीतता है। कितना प्रतिशत जीता हुआ था उसने? 40%। और उस जो जीते हुए मैचों की संख्या कितनी है? 10। तो वो 10 के बराबर है। ठीक है, मतलब कुल में से उसने 10 मैच जीते और वो किसके बराबर थे? 40% के। तो 8 का जो कुल का 40% है, और कुल का 40% वो जीतता है, और वो जीतने का मान कितना दिया अपने पास? 10 मैच जीतता है। ठीक है, तो ये 10 के बराबर है। तो यहां से 8 का मतलब होता है प्यारे बच्चों यहां से गुणा। तो 8 गुणा 40/100 बराबर 10। हमें मान किसका चाहिए? 8, क्योंकि 8 क्या है? कुल मैचों की संख्या। ठीक है, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुणा 100/40। समझ आया कैसे? क्योंकि अपने पास ये जो 8 की गुणा में 40 है उसका पक्षांतर जैसे ही करेंगे तो वो किस में हो जाएगा? भाग में, 10 के बट्टा में। और ये जो भाग में 100 है उसका पक्षांतर करेंगे तो किस में चला जाएगा? गुणा में। अब 0 से 0, अब 4 से अपने पास ये कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। कितनी बार कट जाएगा? 25 बार, क्योंकि 25 और 100। तो 8 बराबर कितने हो गए? 25 मैच। 8 बराबर कितने हो गए? 25 मैच। और ये क्या अपने पास है? 8 क्या था? कुल मैचों की संख्या। तो आप लिखिए, अतः फुटबॉल
की टीम द्वारा, फुटबॉल की टीम द्वारा कुल खेले गए मैचों की संख्या, कुल खेले गए मैचों की संख्या कितनी हो गई? मैचों की संख्या 25 मैच हैं, 25 मैच हैं। ओके, अपने पास कितने मैच हैं? 25 मैच हैं। आगे आपको समझ में बहुत इजी है, सबसे सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास कि एक चमेली है, चमेली ने अपने धन का 75% खर्च करने के पश्चात, मतलब चमेली ने अपने धन में से 75% खर्च करने के पश्चात उसके पास शेष राशि 600 रुपए बचते हैं। कितने रुपए बचते हैं? 600 रुपए। तो आप इसका प्रश्न लिखे कि यदि चमेली के पास अब चमेली के पास क्या है? अपने धन का, चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के पश्चात, 75% खर्च करने के पश्चात शेष 600 रुपए बचते हैं, शेष 600 रुपए बचते हैं। तो आप बताइए कि चमेली के पास शुरू में कितना धन था? बचते हैं, बताइए कि चमेली के पास शुरू में कितना धन था। ठीक है, शुरू में कितना धन था, इसका मतलब हमें उसके पास कुल धन बताना है कि पहले उसके पास कुल धन कितना था, जिसमें से उसने 75% खर्च कर दिया और उसके पश्चात उसके पास 600 रुपए बच गए। तो वही बात अपने को सीधे इनडायरेक्ट रूप से कुल धन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कुल धन, कि अपने आप कुल धन बताइए कि उसके पास कुल धन कितना था पहले। ठीक है, तो उसने 75% क्या कर दिया? खर्च कर दिया। ठीक है, और खर्च करने के पश्चात उसके पास कितने रुपए बच गए? 600 रुपए बच गए। तो उसके पास कुल धन बताइए। तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, हल 5। ठीक है, 5 का हल कैसे करेंगे? देखिए आप कि अपन मान लेते हैं कि माना कि, ठीक है, जो पूछना होता है जिनमें हमें नहीं पता होता उसको अपन मान लेते हैं। माना कि चमेली के पास पहले 800 रुपए थे। ठीक है, माना कि चमेली के पास शुरुआत में कुल रुपए बराबर कितने रुपए थे? 800 रुपए। ठीक है, शुरुआत में उसके पास कितने रुपए थे? 800 रुपए अपन मान लेते हैं कि चमेली के पास शुरुआत में 800 रुपए थे। ठीक है, अब जब उसके पास शुरुआत में 800 रुपए थे, इसलिए ये कि 75% धन खर्च करने के पश्चात 75% धन खर्च करने के पश्चात शेष धन कितना बचा? देखो उसने 75% किसका खर्च किया? इसका जो कुल धन था उसका 75% उसने खर्च कर दिया। तो उसके पास शेष धन कितना बच गया वो अपन निकालेंगे। शेष धन कैसे निकालेंगे? अपने पहले इसका 8 का 75% निकालेंगे। ठीक है, इस कुल धन का 75% निकालेंगे और फिर इस कुल धन में से वो 75% अपन माइनस से कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास लिखिए, इसलिए कुल धन का 75% बराबर, तो 8 का 75% और प्रतिशत का मतलब अपने जैसे प्रतिशत का सिंबल हटाया तो अपने पास कुल धन का 75% कितना होता है वो अपन याद करेंगे पहले कि कुल धन का 75% ये होता है। ठीक है, तो 25 75 25 100, तो कुल धन का 75% होता है 3x बट्टा 4, क्योंकि 25 75 बट्टा 25 100, 3 गुणा 8 3x बट्टा 4। ठीक है पहले बच्चों, तो अपने पास 3x बट्टा 4 क्या आ गया? कुल धन का 75% आ गया। कोई समस्या यहां तक नहीं ना? अब देखिए, अब वो है इसलिए शेष धन, अब उसके पास ये तो उसने खर्च कर दिया,
प्रश्नानुसार उसने क्या कर दिया, 75% धन खर्च कर दिया। तो अब उसके पास कुल धन था कितना, 800 रुपए थे, उसमें से उसने 3x/4 खर्च कर दिए, तो अपने उसके पास शेष कितना बच गया, शेष निकाल लो। इसलिए शेष धन बराबर 8 माइनस 3x/4। क्या ये समझ में आ गया भाई? जो कुल था उसमें से जो खर्च किया हुआ है वो अपन माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या बच जाएगा, शेष धन बच जाएगा। तो यहां से 4 लघुत्तम आ जाएगा, ठीक है। 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 8 से गुणा करने पर 4x माइनस 3x, तो 4x में से 3x घटाओगे 8/4, तो ये उसके पास रुपए बच, ठीक है। मतलब अपने अनुसार, जिसके अनुसार अपन ने माना है उसके अनुसार, मानने के अकॉर्डिंग अपने पास, मानने के अनुसार उसके पास 8/4 रुपए बच के, कितने रुपए बच के, 8/4। जबकि प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, उसके पास कितने रुपए बचते हैं, 600 रुपए बचते हैं। कितने रुपए बचते हैं, 600 रुपए। तो इसका मतलब ये जो बचा हुआ धन किसके बराबर है, 600 रुपए के बराबर है, रख लो। तो इसलिए प्रश्नानुसार अपने पास शेष धन कितना बचा, मानने के पश्चात 8/4, और उसके पास कितने बच रहे थे प्रश्न में, 600 रुपए। तो 8/4 किसके बराबर है, 600 के बराबर। तो ये 4 क्या हो जाएगा, जाके गुणा हो जाएगा, वज्र गुणा। तो 8 बराबर कितना हो गया, 2400 रुपए, 6 चौक 24, कितने रुपए हो गए टोटल, 2400। तो अतः उसके पास शुरुआत में, और ये x क्या था, शुरुआत में कुल रुपए या कुल धन, तो आप लिख देंगे अतः चमेली के पास, तो आप लिख देंगे यहां से अतः चमेली के पास शुरुआत में कुल धन 2400 रुपए थे, ठीक है। यही उसका उत्तर है, यही क्या उसका उत्तर, ओके, ठीक है प्यारे बच्चों। अब अपन बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, इसकी क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि किसी शहर में प्रश्न लिख लेते हैं अपन, प्रश्न लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी शहर में 60%, देखिए भी, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है। ये तो 60% तो क्रिकेट पसंद करने वाले हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। 30% फुटबॉल पसंद करते हैं तथा शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, ठीक है। मतलब एक शहर में 60% तो व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% अपने पास फुटबॉल पसंद करते हैं, और जो 10% मतलब जो शेष बच के, अब आपको पता है शेष कितना बच गया, 60, 30, 90, और पूरा प्रतिशत होता है कितना है, 100। तो इसमें से 10% जो है वो अन्य खेल पसंद करते हैं। आगे आप क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन है कि तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 90 लाख हैं तो इस प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अपने पास पूछा गया है कि आप बताइए कि अन्य खेल पसंद करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं, तो अन्य खेल पसंद करते हैं, ठीक है। और यदि कुल 50 लाख, 90 लाख नहीं पहले बच्चों, 50 लाख हैं, यदि 50 लाख व्यक्ति होते, कितने व्यक्ति होते, 50 लाख व्यक्ति होते, तो यथार्थ संख्या आप बताइए, जो 10% है ना शेष वाले, वो शेष खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या यथार्थ में कितनी है, ठीक है। तो बहुत ईजी है ये तो, हल 6,
ठीक है, अपने पास दिया है, क्या दिया है, अपने पास दिया है कि क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति बराबर 60%। कितने हैं? 60%। फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति, फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं अपने पास? 30%। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसलिए शेष खेल पसंद करने वाले जो शेष अन्य खेल हैं, इसलिए शेष अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति किसमें? प्रतिशत में। शेष अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति किसमें? प्रतिशत में। तो अपने पास मैंने आपको पहले कहा था टोटल कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। 100 में से अपने पास क्रिकेट वाले 60 और फुटबॉल वाले 30, तो टोटल कितना हो गया? 60 माइनस 90, नहीं 100 माइनस से 90, 60 और 30 कितना हो गया? 90। तो 100 में से अपन 90 माइनस करेंगे तो कितना प्रतिशत बच गया अपने पास? 10%। तो ये 10% वो व्यक्ति हैं जो अन्य खेल पसंद करते हैं। ठीक है, अब हमसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसकी यथार्थ संख्या बताइए यदि कुल 50 लाख खेलने वाले व्यक्ति होते, मतलब अपने पास कुल व्यक्ति कितने होते? 50 लाख व्यक्ति होते। ठीक है, तो आप ये बताइए कि वो जो अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति हैं उनकी संख्या कितनी है यथार्थ में। ठीक है, तो आप यहां पे लिखिए कि चूंकि उस शहर की कुल जनसंख्या बराबर कितनी है? 50 लाख। कितने व्यक्ति हैं? 50 लाख। इसलिए कुल अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 50 लाख का 10%, क्योंकि 10% ही तो है जो अपने पास कुल व्यक्ति थे, उनका 10% कौन से हैं जो अन्य खेल पसंद करते हैं। और अपने पास टोटल यहाँ पे कितना है? 50 लाख, और उसका 10% कौन हो जाएगा? जो अपने पास अन्य खेल पसंद करते हैं। तो 50 लाख का 10% का मतलब क्या होता है? गुणा। ठीक है, तो गुणा 10/100, क्योंकि आपने प्रतिशत का चिन्ह हटाया, तो प्रतिशत का जैसे चिन्ह हटाते हैं तो बट्टा 100। ठीक है, तो यहां से 10 से 10, दूसरे 0 से 0, तो कितनी होगी अपने पास? एक के बाद में कितनी लग जाएगी? 5 0, मतलब 5 के बाद में कितनी 0 है? 5। ठीक है, तो 5 लाख कितने हो जाएंगे? 5 लाख। तो इसका मतलब वो व्यक्ति कितने हैं जो अन्य खेल पसंद करते हैं? वो 5 लाख व्यक्ति हैं। ठीक है, ये उसका क्या है? उत्तर है। ओके, तो यहां पे लिख देना कि अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या बराबर 5 लाख व्यक्ति। ओके प्यारे बच्चों, ये अपनी 8.1 जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन 8.2 से पहले उसकी थ्योरी देखते हैं। ठीक है, उस 8.2 से प्रश्नावली में होता क्या क्या है, क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। प्रश्नावली 8.2 में अपने पास क्या होगा? हमें लाभ हानि, क्रय विक्रय मूल्य, इनके बारे में पढ़ना है। बट्टा, अंकित मूल्य, ठीक है, ये सारे इनके बारे में अपने को पढ़ना होगा कि बट्टा क्या होता है, अंकित मूल्य क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहले 8.2 प्रश्नावली है, उसमें अपने पास देखेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले क्रय मूल्य। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्रय मूल्य क्या होता है? किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को खरीदने पर चुकाया गया मूल्य, वही क्या होता है? उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो जैसे अपन बाजार में जाते हैं और अपन कोई आप जैसे पेन, आप बुक स्टोर पे गए और वहां से आपने एक रजिस्टर खरीदा।
ठीक है। और आपने क्या किया, उस दुकानदार को उस रजिस्टर के 20 रुपए दिए, तो वो आपके लिए वो रजिस्टर कितने रुपए में आया, 20 रुपए में। इसका मतलब उस रजिस्टर के लिए आपका वो क्रय मूल्य कितना है, उस रजिस्टर के लिए आपका क्रय मूल्य कितना है, आपने कितने रुपए में उसको क्रय किया, क्रय का मतलब कितने रुपए में खरीदा, 20 रुपए में, ठीक है। तो क्रय मूल्य है किसी व्यक्ति द्वारा वस्तु को खरीदने में चुकाया गया मूल्य ही क्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति द्वारा वस्तु को खरीदने के लिए चुकाया गया धन ही उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है। अब आप ये भी ध्यान रखना कि जो क्रय मूल्य होता है उसको कॉस्ट प्राइस सीपी से डिनोट किया जाता है। किसे, सीपी से, कॉस्ट प्राइस, ओके, जिसको अपन यहां पे सीपी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सीपी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है इसकी सीपी। दूसरा आता है अपने पास विक्रय मूल्य। क्या आता है अपने पास, विक्रय मूल्य, ठीक। विक्रय मूल्य क्या होता है अपने पास, विक्रय मूल्य क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बेचने के पश्चात उसको मिलने वाला धन, ही क्या होता है, उस विक्रय मूल्य होता है, ठीक है ना। मतलब खरीदने के लिए जो चुकाया गया धन है, जो आप दे के आते हो वो तो क्रय मूल्य, और आप किसी वस्तु को बेच देते हो तो बेचने के पश्चात आपके पास प्राप्त हुआ हुआ धन वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति द्वारा वस्तु को बेचने के पश्चात मिलने वाला धन ही उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है, विक्रय मूल्य कहलाता है। और उस विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ओके, जिसको अपन यहां लिखेंगे एसपी। क्या लिखेंगे, एसपी, ओके। अब अपने पास इस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को देखकर अपन बता सकते हैं लाभ हुए हैं कि हानि। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो लाभ और हानि होती है वो सदैव क्रय मूल्य को देखकर ही होती है। यदि क्रय मूल्य आपका विक्रय मूल्य से ज्यादा है, तो आपको हानि होगी, और क्रय मूल्य यदि विक्रय मूल्य से कम है तो आपको लाभ होगा। तो आप ऐसा, इसके बाद में आपका टॉपिक आता है लाभ। क्या आता है, लाभ। यदि अपने पास लाभ कब होगा, यदि सेलिंग प्राइस एसपी ज्यादा होगी सीपी से, तो जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट से ज्यादा होगी, अर्थात विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से, तो अपने पास क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। तो लाभ बराबर फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। ये अपने पास लाभ का फॉर्मूला। चौथे अपने पास इसमें टॉपिक आता है हानि। चौथा टॉपिक क्या आता है, हानि, ठीक है। हानि कब होती है, जब अपने पास कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो सेलिंग प्राइस से। मतलब आप कोई वस्तु जब खरीदने गए थे तो आप उसको खरीद कर ज्यादा रुपए में लाए हो, जब आपने उसको बेचा तो उसको कम रुपए में बेचा, ठीक है। तो मतलब आपने बेचने वाला जो विक्रय मूल्य है वो तो कम है, और खरीदने वाला जो कॉस्ट प्राइस है वो आपने उसको ज्यादा में खरीदा, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगी, हानि, ठीक है। तो हानि हो जाएगी, और हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। हानि बराबर अपने पास हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य ज्यादा होगा इसलिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। प्यारे बच्चों, अब आता है इसमें अपने पास प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। मैंने आपको पहले समझा दिया, लाभ और हानि हमेशा आप जब तक आपको क्रय मूल्य है, हमेशा लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य को देखकर ही पता चलती है, ठीक
ठीक है। तो जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जब अपन ज्ञात करेंगे तो हमें क्रय मूल्य का पता होना जरूरी है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला अपने पास बनता है चौथा, ठीक है। चौथा फॉर्मूला बनता है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ठीक है, चौथा और पांचवा। तो चौथा फॉर्मूला अपन देखेंगे लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो हमें यदि लाभ प्रतिशत निकालना हो तो पहले तो हमें अपने पास लाभ होना चाहिए बट्टा और उसका क्रय मूल्य होना चाहिए और गुणा 100। प्रतिशत के लिए क्या होता है 100, तो गुणा 100 और प्रतिशत का सिंबल लग जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने पास होता है लाभ प्रतिशत का, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100 प्रतिशत, ओके। उस वहां से क्या निकल जाता है अपना लाभ प्रतिशत। हानि भी हमेशा किसको देखकर होती है, क्रय मूल्य, मतलब लाभ और हानि दोनों ही क्रय मूल्य पर आधारित होती है। तो हानि होगी अपने पास हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला भी अपने पास क्या होगा, हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। ये भी प्रतिशत का, जैसे ही गुणा आपने 100 से किया है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि जब प्रतिशत लगाना हो तो गुणा 100, हटाना हो तो बट्टा 100, ठीक है। तो गुणा 100 और प्रतिशत, तो अपने पास हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत, ठीक है। अब अपने पास एक नाम आता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, और एक अपन देखेंगे बट्टा। क्या देखेंगे, बट्टा। बट्टा का मतलब होता है छूट, डिस्काउंट, क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। उसको अपने पास हिंदी में क्या कहा जाता है, बट्टा, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे अपन अंकित मूल्य, क्या देखेंगे अपने, अंकित मूल्य क्या होता है और बट्टा क्या होता है। पहले बच्चों जो अंकित मूल्य मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस जो एमआरपी होती है, जो एमआरपी होती है किसी वस्तु की, किसी वस्तु की ऊपर जो अंकित मूल्य होता है, ठीक है। अंकित का मतलब जो उसकी एमआरपी उस पे लिखा हुआ होता है, मार्केट प्राइस होती है, ठीक है। वो अंकित मूल्य होता है जो उस पे लिखा हुआ होता है, ठीक है। किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर लिखे गए प्राइस, लिखे गए मूल्य को, किसी वस्तु पर लिखे गए मूल्य को ही अंकित मूल्य कहा जाता है, ठीक है। किसी वस्तु पर लिखे गए मूल्य को ही अंकित मूल्य कहते हैं, वो होती है अपने पास अंकित मूल्य, ठीक। बात करेंगे बट्टा, किसकी बात करेंगे, बट्टा। ये ध्यान रखना हमेशा, बट्टा और डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो आप लिखेंगे कि अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर, मूल्य पर दी गई छूट, दी गई छूट, दी गई छूट ही बट्टा कहलाती है। क्या कहलाती है, बट्टा कहलाती है। मैंने यहां आपको विशेष तौर से कहा है अंकित मूल्य पर, कौन से मूल्य पर है, अंकित मूल्य पर। ये ध्यान रखना हमेशा, बट्टा हमेशा किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, ठीक है। डिस्काउंट जो आप, जैसे आप मार्केट में जाते हैं, ठीक, तो आप भी पूछते हैं हाँ भाई साहब कितना उसमें डिस्काउंट दोगे, तो वो डिस्काउंट वो किस पे देगा, उस पे जो आपके जैसे पैंट लिया, शर्ट लिया, तो उस पे जो एमआरपी है, जो उसकी मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य है, ठीक है। जो वस्तु पर जो अंकित, जो लिखा हुआ जो मूल्य है, अंकित मूल्य, उस पर वो डिस्काउंट आपको देगा, ठीक है। तो बट्टा हमेशा सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ये सारा आपको ध्यान रखना है। आपको क्रय मूल्य का पता होना चाहिए, विक्रय मूल्य का पता होना चाहिए, लाभ हानि कब होती है वो आपको ध्यान होना चाहिए, आपको लाभ हानि प्रतिशत का भी पता होना चाहिए, साथ साथ में अंकित मूल्य जो वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य हो, ठीक है। फिर अपने पास बट्टा, इन सारों के बारे में आपको अध्ययन करना है। इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन अपने पास 8.2 प्रश्नावली में आएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस 8.2 प्रश्नावली की जो क्वेश्चन है वो अपन करेंगे कल। आज आप ये सारी जो थ्योरी है इसकी, ठीक है, आप ये फॉर्मूले हैं लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत और जो इसके उदाहरण है वो। प्यारे बच्चों, जो बट्टा है अपने पास वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अब बट्टा निकाला कैसे जाता है, अंकित मूल्य, मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक। पास आप दुकान पे गए, ठीक है, आपने दुकानदार से कहा, या आपको वो कहता है कि आप कितना था 800 रुपए वाली वस्तु को उसने आपको 700 रुपए में बेच दी, ठीक है। आपको कितने रुपए में बेच दी, उस दुकानदार ने आपको वस्तु 800 रुपए उस पे अंकित मूल्य था, आपको उसने 740 रुपए में बेच दी। तो आपसे पूछ ले कि उसने कितना बट्टा दिया, या बट्टा प्रतिशत भी पूछ ले, इसमें बट्टा और या बट्टा प्रतिशत भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको जब बट्टा ज्ञात करना, तो अंकित में से जो आपने उसका विक्रय मूल्य है दुकानदार का, कितने में बेचा उसने आपको 740 में, तो जिन्स का विक्रय मूल्य कितना हो गया 740,
और उसमें अंकित मूल्य कितना था 800, तो 840 घटाओगे तो वो क्या हो जाएगा वहां। और यदि हमें बट्टा प्रतिशत याद करना हो, बट्टा दिया किस पे, बट्टा दिया किस पे, अंकित मूल्य पे, तो आप यहां लिखेंगे बट्टा अंकित मूल्य गुणा 100। ये अपने पास बट्टा प्रतिशत का होता है। याद रखना कि बट्टा प्रतिशत का फॉर्मूला बट्टा बट्टा अंकित मूल्य गुणा 100। ठीक है, तो उसने आपको बट्टा मतलब कितनी छूट दी, तो छूट बट्टा दी किस पे, छूट अंकित मूल्य पे, तो बट्टा अंकित मूल्य गुणा 100। ठीक है, वो अपने पास प्रतिशत में प्राप्त हो जाएगी। तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमेशा बट्टा बट्टा अंकित मूल्य गुणा 100 होता है। ठीक, अब प्यारे बच्चों इसमें अपने पास अपन ने ये सारा देख लिया, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, अंकित मूल्य, बट्टा बट्टा प्रतिशत। अब इसमें अपने पास होता है वेट, वेट वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। तो प्यारे बच्चों वेट होता है, क्या होता है वेट, वेट हमेशा किस पे लिया जाता है, विक्रय मूल्य पर। किस पे लगता है, विक्रय मूल्य पर। आपने जैसे आप किसी दुकानदार से अपनी स्लिप मांगो कि आप जैसे आपने कोई सामान खरीदा, उसकी आप जब जीएसटी वाली स्लिप मांगोगे तो उसमें नीचे लिखा होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जीएसटी है वो, और एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट की जो सर्विस टैक्स है वो। ठीक है, सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट सेल टैक्स, सेल टैक्स। ठीक, और अपने पास जो एसजीएसटी होता है उसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेल टैक्स। इनका दोनों का अलग अलग हर वस्तु पर अलग अलग क्या होता है टैक्स। वो क्या किया जाता है, जो आपका विक्रय मूल्य है उसमें आगे जैसे 8% है तो 8% 8% जोड़ के आगे लिया जाता है। तो अपने पास जो वेट है, जो अपने पास वेट है, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वो हमेशा किस पर लगता है, अपने पास जो विक्रय मूल्य होता है उस पर लगता है। ठीक है, विक्रय मूल्य होता है उस पर अपने पास टैक्स लगता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना। और अपने पास यदि कोई पूछे कि किसी वस्तु पर 10% का टैक्स लगा हुआ है तो उसका विक्रय मूल्य मतलब उसका कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों जैसे कोई वस्तु 100 रुपए की थी तो उसमें 10% और लगेगा, तो वो 100 रुपए का जो उसका विक्रय मूल्य पहले था, ठीक है, उस पे 10% और जोड़ देना आप। ठीक है, तो 100 का 10% 10, तो अब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा टैक्स के साथ में 110 रुपए। ठीक है, पहले मान लीजिए अपने पास किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपए था, अब उस पे वेट भी लगता है 10%, तो उस 100 में आप 10 रुपए और जुड़ जाएंगे, क्योंकि 100 का 10%, तो 100 रुपए का 10% 10 रुपए, 100 का 20% 20 रुपए, 100 का 8% 8 रुपए। ठीक है, तो अपने पास इसमें अब उसका विक्रय मूल्य ये है, अपने पास क्या है, वेट जुड़कर उसका मूल्य कितना है 110 रुपए। मैंने आपको समझाया इसलिए। ठीक, तो ये याद रखना, हमेशा जो वैल्यू एडेड टैक्स होता है वो हमेशा विक्रय मूल्य पर लगता है। अब इससे जुड़े हुए जो आपके पास क्वेश्चन है, सवाल है, उदाहरण है, वो आप देखेंगे। मैं आपको 8.2 के प्रश्नावली के जो क्वेश्चन आंसर है वो अपन कल करवाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों।